अब तक उपभोक्ता की बचत यानी कंज्यूमर सरप्लस के अंतर्गत मैंने जो आपको अध्ययन कराया है उसमें इंट्रोडक्शन, उपभोक्ता की बचत का अर्थ एवं परिभाषा, उपभोक्ता की बचत की माप, इसमें मार्शल के दृष्टिकोण का अध्ययन किया। उसके बाद हमने उपभोक्ता अतिरिक्त तथा कीमत में परिवर्तन इसका अध्ययन किया और तटस्थता वक्रों द्वारा उपभोक्ता की बचत की माप की गई। इसके बाद उपभोक्ता की बचत की हिक्स की 4 धारणाएं बताईं और उन 4 धारणाओं के अंतर्गत हमने कीमत क्षतिपूरक परिवर्तन, कीमत सममूल्य परिवर्तन, परिमाण क्षतिपूरक परिवर्तन, परिमाण सममूल्य परिवर्तन इसका अध्ययन किया और इनको चारों धारणाओं को हमने एक एक कर स्पष्ट किया। इसके बाद में हमने कर से लाभ में कमी का मूल्यांकन करना इसका पूरी तरह से अध्ययन कराया। फिर इसके बाद उपदान से लाभ का मूल्यांकन करना इसका अध्ययन कराया और लागत लाभ विश्लेषण में उपभोक्ता अतिरिक्त का उपयोग इसका अध्ययन कराया। और अब जो हम अध्ययन करेंगे वह है उपभोक्ता अतिरिक्त की धारणा का महत्व, यानी उपभोक्ता अतिरेक या बचत की धारणा का महत्व। तो सर्वप्रथम हमें समझना है कि उपभोक्ता अतिरेक की धारणा का महत्व क्या है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तत्पर तैयार हूँ। अब देखिए, उपभोक्ता के अतिरेक की धारणा का सरकार तथा वस्तुओं के उत्पादकों के उत्पादों विशेषकर एकाधिकारी उत्पादकों द्वारा आर्थिक नीतियों के निर्माण में बड़ा महत्व है। अपने उपर्युक्त विश्लेषण में उपभोक्ता के अतिरेक के कुछ महत्वपूर्ण उपयोगों की व्याख्या की है, जिससे इस धारणा का पता चलता है कि नंबर 1 वस्तुओं के उपयोग मूल्य तथा वस्तुओं के उपयोग मूल्य तथा विनिमय मूल्यों में अंतर करना। तो देखिए, वस्तुओं के उपयोग मूल्य तथा विनिमय मूल्यों में अंतर हम कैसे करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम उपभोक्ता की बचत बिल्कुल स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है कि एक वस्तु के लिए उपभोक्ता जो कीमत भुगतान करता है उससे प्राप्त होने वाले संतोष को ठीक प्रकार से माप नहीं करती है, क्योंकि तुष्टि गुण प्रायः भुगतान की गई कीमत की अपेक्षा अधिक होता है। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने उपयोग मूल्य यानी वैल्यू इन यूज तथा विनिमय मूल्य के मध्य अंतर पर अधिक बल दिया है। स्मिथ ने बताया कि एक वस्तु का उपयोग मूल्य विनिमय मूल्य की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। एक वस्तु का उपयोग मूल्य उस तुष्टि गुण के संतोष को व्यक्त करता है जो वह उपभोक्ता को प्रदान करता है, जबकि विनिमय मूल्य का अर्थ उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई कीमत से होता है। दोनों के मध्य का अंतर वस्तु के उपभोग से उपभोक्ता द्वारा प्राप्त की जाने वाली उपभोक्ता की बचत की मात्रा है। दैनिक जीवन में नमक, दियासलाई तथा समाचार पत्र जैसी अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जिनका तुष्टि गुण या उपयोग मूल्य
उस कीमत की अपेक्षा बहुत अधिक होता है जिसका लोग वास्तव में भुगतान करते हैं। ये वस्तुएं लोगों को अत्यधिक उपभोक्ता की बचत प्रदान करती हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि देखने की महत्वपूर्ण बात यह है कि आधुनिक कुशल समुदायों के नागरिक वास्तव में कितने सौभाग्यशाली हैं। वस्तुओं के विस्तृत समूहों को अपेक्षाकृत कम कीमत पर खरीदने में समर्थ होने की सुविधा को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार उपभोक्ता की बचत की धारणा स्पष्ट रूप से वस्तु की विनिमय मूल्य तथा उपभोग मूल्य दोनों में अंतर व्यक्त करती है तथा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है कि वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त होने वाला कल्याण उनके लिए भुगतान की गई कीमत की अपेक्षा अधिक होता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसमें आता है और वह है राजकोषीय नीति के निर्माण में राजकोषीय नीति के निर्माण में महत्व। अब देखिए राजकोषीय नीति के निर्माण में जो महत्व है इसका जो अध्ययन हम करेंगे इसके पॉइंट वाइज हम एक एक ग्राफ बना करके आपके साथ अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम देखिए राजकोषीय नीति के निर्माण में जो महत्व है वह क्या है। यानी प्रोफेसर मार्शल ने पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकालीन संतुलन स्थिति को अधिकतम संतोष सुनिश्चित करने के लिए या अधिकतम संतोष सुनिश्चित करने के रूप में स्वीकार किया। इससे उन्होंने सिद्ध किया है कि वर्धमान लागत उद्योग के पदार्थ पर करारोपण तथा ह्रासमान लागत उद्योग को आर्थिक उपदान से समुदाय के कुल कल्याण में वृद्धि होगी। वर्धमान लागत उद्योग पर करारोपण तथा इस प्रकार प्राप्त मुद्रा को ह्रासमान लागत उद्योग को आर्थिक उपदान प्रदान करने में सामाजिक कल्याण में वृद्धि होगी। सर्वप्रथम हम करारोपण की स्थिति को देखते हैं। तो देखिए करारोपण की स्थिति का हम अध्ययन करेंगे कैसे। इसके लिए हम एक रेखा चित्र का निर्माण करते हैं और उस रेखा चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। तो चलिए मेरे साथ ही आप रेखा चित्र का निर्माण करें। डी मूल बिंदु O, एक्स एक्सिस
एस यानी सप्लाई, एस डैश यानी विवर्तित सप्लाई। यहाँ देखिए एम एन और P1 P2 H। अब देखिए इसे हम लागत उद्योग, अभी जो हम अध्ययन करेंगे वह लागत उद्योग का अध्ययन किया जाएगा। यहाँ देखिए क्वांटिटी यानी मात्रा, प्राइस यानी कीमत। अब देखिए रेखा चित्र में स्थिर लागत उद्योग की स्थिति को स्पष्ट किया गया है, जहां डी तथा एस और एस वस्तु की मांग तथा पूर्ति के वक्र हैं। यानी वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति के दो वक्र हैं, एस एस और डी। जो P1 बिंदु पर एक दूसरे का प्रतिच्छेद करते हैं। परिणाम स्वरूप संतुलन की कीमत MP1 तथा संतुलन मात्रा OM निर्धारित होती है। OM निर्धारित होती है, यानी आप इसे देखें डी कीमत वक्र, एस पूर्ति वक्र और MP1 कीमत तथा OM मात्रा। चार चीजें आपके समक्ष स्पष्ट हैं। डी कीमत वक्र है, एस पूर्ति वक्र है, MP1 कीमत या OS भी आप बोल सकते हैं, पर OS नहीं, यहाँ तो MP1 ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमने एस जो बिंदु दिखाया है, एस जो लाइन दिखाई है वह पूर्ति वक्र है। इसलिए इस पूर्ति वक्र पर MP1 के बराबर कीमत है। OM किसी भी वस्तु की मांगी गई मात्रा, जो X वस्तु है उसकी मांगी गई मात्रा है। अब देखिए तथा संतुलन मात्रा OM निर्धारित होती है किसी सरकारी हस्तक्षेप की अनुपस्थिति में। यह अधिकतम कल्याण की स्थिति है। माना कि उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु पर एस डैश के बराबर करारोपण किया जाता है। यानी एस डैश करारोपण यानी ये टैक्स लगा दिया गया है, करारोपण किया जाता है। एस प्रति इकाई कर के कारण पूर्ति वक्र ऊपर की ओर एस डैश विवर्तित हो जाता है। मांग वक्र के पूर्ववत रहने पर करारोपण के परिणाम स्वरूप कीमत MP1 से बढ़कर के NP2 हो जाती है। क्या हो जाती है? NP2
टू हो जाती है। और हमने मांग के नियम के अंतर्गत यह अध्ययन किया है कि जब कीमतें किसी भी वस्तु की ऊंची होती हैं तब उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। जहां देख रहे हैं पहले किसी वस्तु की जो मांग थी वह OM के बराबर थी, अब घटकर ON के बराबर हो चुकी है। अब NP2 हो जाती है। कीमत में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता को, अब देखिए उपभोक्ता को क्या होगा, P2 S1 यानी P1 P2 S1 क्षेत्रफल के बराबर, यानी जो क्षेत्रफल है क्षेत्रफल के बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल के बराबर उपभोक्ता को बचत की हानि सहन करनी पड़ती है। बेची गई मात्रा ON तथा SH, ON तथा SH या ON या SH तक घट जाती है। अतः सरकार द्वारा एकत्रित कुल कर SHP2 S1 क्षेत्रफल कौन सा, SHP2 S1 क्षेत्रफल ये वाला क्या हो जाएगा के बराबर। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा एकत्रित कर की मात्रा की अपेक्षा उपभोक्ता की बचत में हानि अधिक होती है। अतः यह समाज कल्याण के हित में नहीं है कि स्थिर लागत उद्योग पर करारोपण किया जाए। अब देखिए दूसरा फिर हम जो अध्ययन करेंगे वह होगा वर्धमान लागत उद्योग। तो चलिए अब हम वर्धमान लागत उद्योग का अध्ययन करते हैं। और इसके लिए हम एक नए रेखा चित्र का निर्माण करते हैं। चलिए आप मेरे साथ ही नए रेखा चित्र का निर्माण करें और देखिए P1 P2 S1 और यह GKTD
डी वाई एक्सिस और एम एन क्वांटिटी और प्राइस। यहाँ देखिए के और यह S1 और ये G। अब देखिए यह जो मैंने रेखा चित्र बनाया है यह है वर्धमान लागत उद्योग। कौन सा? वर्धमान लागत उद्योग। अब हम वर्धमान लागत उद्योग का अध्ययन करेंगे। देखिए रेखा चित्र में वर्धमान लागत उद्योग की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। क्योंकि पूर्ति वक्र ऊपर की ओर चढ़ रहा है, पूर्ति वक्र यानी ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं दोनों ही। कल्पना कीजिए कि इस उद्योग के पदार्थ पर एस एस यानी एस एस के बराबर प्रति इकाई कर लगाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पूर्ति वक्र ऊपर की ओर एस डैश की स्थिति को विवर्तित हो जाता है या विवर्तित हो जाएगा तथा कीमत MP1 से बढ़कर NP2 हो जाती है। रेखा चित्र से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता को के P1 P2 T यानी के P1 P2 T क्षेत्रफल के बराबर उपभोक्ता की बचत में हानि सहन करनी पड़ेगी। किंतु यह देखा जा सकता है कि मांग तथा पूर्ति की नई मात्रा घटकर ON या GH हो जाएगी। पहले OM थी, अब ON या GH हो गई है और इसीलिए सरकार द्वारा एकत्रित कर राशि GHP2 यानी GHP2T उपभोक्ता द्वारा सहन की जाने वाली उपभोक्ता की बचत में हानि जो के P1 P2 T के बराबर है अपेक्षा अधिक है। इसलिए वर्धमान लागत उद्योग पर करारोपण होना चाहिए तथा कर से एकत्रित मुद्रा का ह्रासमान लागत उद्योग को आर्थिक उत्पादन प्राप्त करने में प्रयोग किया जाना चाहिए। अब देखिए इसके बाद हम जो अध्ययन करेंगे वह अध्ययन है ह्रासमान लागत उद्योग का। तो चलिए अब हम ह्रासमान लागत उद्योग का अध्ययन करते हैं। ह्रासमान लागत उद्योग ह्रासमान लागत उद्योग का अध्ययन करने के लिए हमें फिर एक नए रेखा चित्र का निर्माण करना पड़ेगा। तो चलिए रेखा चित्र का निर्माण करते हैं।
डी डी एस 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 डैश एस डैश P2 P1 E और X O Y M N क्वांटिटी प्राइस। यहाँ देखिए ह्रासमान लागत उद्योग। देखिए ह्रासमान लागत उद्योग के अंतर्गत ह्रासमान लागत उद्योग के पदार्थ पर एक प्रति इकाई करारोपण की स्थिति पर विचार कीजिए, जो रेखा चित्र में ऊपर की ओर दो स्थितियों के समान प्रति इकाई करारोपण पूर्ति वक्र को ऊपर की ओर उठाता है तथा मांगी गई तथा बेची गई संतुलन मात्रा को ON तक कम कर देता है। इस स्थिति में एकत्रित कुल कर यानी क्या होगा के एफ एस और टी कुल कर क्या होगा FEP2 टी उपभोक्ता की बचत में क्या होगा FEP2T उपभोक्ता की बचत में P1 P2 T के बराबर यानी P1 P2 T के बराबर हानि की अपेक्षा कम है। इसलिए सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से इस प्रकार के उद्योग के पदार्थ पर करारोपण करना लाभदायक नहीं है। अब देखिए इसके बाद हम जो अध्ययन करेंगे वह है अब उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्थिति पर विचार कीजिए जो स्थिर लागत उद्योग की स्थिति को प्रदर्शित करती है। और इसके लिए हम फिर एक नए रेखा चित्र का निर्माण करते हैं। तो चलिए नए रेखा चित्र का निर्माण करें। देखिए मेरे साथ ही आप रेखा चित्र का निर्माण करें।
P1, P2 और P और ये B, S डैश S डैश S S D D X मूल बिंदु O M N और यहाँ K A G क्वांटिटी, प्राइस। देखिए, किसी आर्थिक उपदान की अनुपस्थिति में मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र क्रमशः DD और SS, DD और SS हैं और दोनों के मध्य संतुलन क्या है? MP, संतुलन MP है। और यह जो हम अध्ययन कर रहे हैं यह आर्थिक उपदान, यह आर्थिक उपदान, और उपदान को हम बोलते हैं सब्सिडी। आर्थिक उपदान का, आर्थिक उपदान का प्रभाव स्थिर लागत उद्योग, यानी स्थिर लागत उद्योग पर हम जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, किसी आर्थिक उपदान की अनुपस्थिति में मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र DD और SS हैं और दोनों के मध्य संतुलन क्या है? M और P है, संतुलन MP। कीमत तथा OM मात्रा निर्धारित करता है। कल्पना कीजिए कि सरकार द्वारा व्यक्त की गई प्रति इकाई SS के बराबर आर्थिक उपदान स्वीकृत किया जाता है। परिणाम स्वरूप पूर्ति वक्र नीचे की ओर विवर्तित हो जाता है, नीचे की ओर विवर्तित हो जाता है और वह S डैश की स्थिति को विवर्तित हो जाएगा तथा कीमत HP1 सॉरी, ये H है, N नहीं था, HP1 कीमत HP1 तक कम हो जाएगी तथा मांगी एवं बेची गई मात्रा OH तक बढ़ जाएगी। रेखा चित्र से यह स्पष्ट है कि कीमत के MP से HP1 तक कम होने से उपभोक्ता को SPP1 S डैश यानी SPP1 S डैश, ये यहाँ तक ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के बराबर, क्षेत्रफल के बराबर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता की बचत में लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। उपभोक्ता की बचत में लाभ होगा। किंतु खरीदी तथा बेची गई मात्रा OH होने पर सरकार SBP यानी SBP1 S1 अब यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्रफल है इसमें क्या हो जाएगा के बराबर कुल आर्थिक उपदान का भुगतान करेगी
और गवर्नमेंट यहाँ भुगतान करेगी। अब देखिए, जब भुगतान करती है गवर्नमेंट तो क्या होगा, जो कि उपभोक्ता के द्वारा प्राप्त की जाने वाली उपभोक्ता की बचत में लाभ की अपेक्षा अधिक है, यानी गवर्नमेंट भुगतान ज़्यादा कर रही है और व्यक्ति को बचत कम हो रही है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, जब ज़्यादा भुगतान करेगी गवर्नमेंट और कम बचत होगी तो क्या होगा, लाभ की अपेक्षा अधिक है और इसलिए इस प्रकार के उद्योग के पदार्थ पर आर्थिक उपदान प्रदान करना सामाजिक कल्याण में सहायक नहीं होता है। अब यह स्थिति भी गलत साबित हो जाती है। अब देखिए, इसके बाद जो हम अध्ययन करेंगे वह अध्ययन है उपदान का प्रभाव वर्धमान लागत उद्योग पर। तो देखिए, उपदान का जो प्रभाव यानी जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, उस सब्सिडी का वर्धमान लागत उद्योग पर क्या असर पड़ता है, अब हम इसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए इसका भी अध्ययन करते हैं। देखिए, मेरे साथ ही आप दूसरे रेखा चित्र का निर्माण करें। मूल बिंदु O, X, Y यहाँ देखते हैं। यह डेड डैश जो रेखा दिखाई जाती है, ये विवर्तित वाली रेखा दिखाई जाती है, इसलिए मैं इसे डेड डैश करता हूँ। S1, S1, S, S जो सप्लाई वक्र हैं, D, D जो मांग वक्र हैं, और यहाँ देखें M और H जो विवर्तित है। अब देखिए यहाँ P और इसे भी मैं मिला देता हूँ, तो ये P1 और ये B। अब देखिए, यह है उपदान का प्रभाव, यानी उपदान में सब्सिडी, सब्सिडी का प्रभाव किस पर, सब्सिडी का जो प्रभाव है वह है वर्धमान लागत उद्योग। वर्धमान लागत उद्योग पर सब्सिडी का हम प्रभाव देखेंगे तो क्या है, देखिए, वर्धमान लागत उद्योग की स्थिति में तथा किसी आर्थिक सहायता की अनुपस्थिति में मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र क्रमशः DD तथा SS, DD तथा SS दिए होने पर संतुलन कीमत MP तथा संतुलन मात्रा OM है। कल्पना कीजिए कि SS के बराबर प्रति इकाई आर्थिक उपदान यानी सब्सिडी स्वीकृत किया जाता है और पूर्ति वक्र नीचे की ओर बिंदु रेखी स्थिति S डैश S डैश को विवर्तित हो जाता है। इसके कारण कीमत HP1 तक कम हो जाएगी तथा मांगी एवं बेची गई मात्रा OH वर्धमान लागत उद्योग की स्थिति में तथा किसी आर्थिक सहायता की अनुपस्थिति में मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र क्रमशः DD और SS दिए हुए होने पर संतुलन की कीमत MP तथा संतुलन मात्रा OM है। कल्पना कीजिए कि SS के बराबर प्रति इकाई
आर्थिक उपदान स्वीकृत किया जाता है, यानी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, और विवर्त और पूर्ति वक्र नीचे की ओर बिंदु रेखी स्थिति यानी एस डैश विवर्तित हो जाता है। इसके कारण कीमत HP1 तक कम हो जाएगी तथा मांगी एवं बेची गई मात्रा OH तक बढ़ जाएगी। रेखाचित्र से यह देखा जा सकता है कि सरकार कुल SBP-S के बराबर आर्थिक सहायता का भुगतान करेगी, किंतु उपभोक्ताओं को उपभोक्ता की बचत में SP-S के बराबर लाभ होगा। स्पष्ट तथा उपभोक्ता की बचत में लाभ सरकार द्वारा स्वीकृत कुल आर्थिक सहायता की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए यह भी सरकार द्वारा आर्थिक उपदान स्वीकृत किए जाने की एक उचित स्थिति नहीं है, क्योंकि यह सामाजिक कल्याण में वृद्धि नहीं करेगी। अब देखिए, इसके बाद हम सब्सिडी का प्रभाव ह्रासमान लागत उद्योग पर देखते हैं। तो चलिए अब हम दूसरा जो अध्ययन करेंगे वह है सब्सिडी यानी उपदान का ह्रासमान लागत उद्योग पर अध्ययन। और इसके लिए हम नए रेखाचित्र का निर्माण करते हैं। तो चलिए मेरे साथ ही आप नए रेखाचित्र का भी निर्माण करें। यहाँ जो मैं जिस क्षेत्र को रंगीन चौक से जो दिखा रहा हूँ यह है, देखिए HMDDS
एस एस डैश एस डैश और ए नीचे वाली लाइन के और इसके बाद जी, यहाँ देखें पी बी P1। अब देखिए इसे हम बोलते हैं उपदान का प्रभाव ह्रासमान लागत उद्योग पर। चलिए, ह्रासमान लागत उद्योग की स्थिति में इस उद्योग को आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के परिणाम स्वरूप कीमत एमपी से HP1 तक कम हो जाती है और सरकार GP1 B के बराबर कुल आर्थिक उपदान स्वीकृत करेगी, जबकि उपभोक्ता की बचत में लाभ AP-G के बराबर होगा। यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता की बचत में वृद्धि सरकार द्वारा स्वीकृत आर्थिक सहायता की अपेक्षा अधिक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि वर्धमान लागत उद्योग के पदार्थ पर करारोपण द्वारा एकत्रित की धनराशि को ह्रासमान लागत उद्योग के पदार्थ पर आर्थिक उपदान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो समाज के कुल संतोष अथवा कल्याण में वृद्धि, शुद्ध वृद्धि होगी, क्योंकि करारोपण के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की बचत में हानि ह्रासमान लागत उद्योग के पदार्थ पर आर्थिक सहायता की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की बचत में वृद्धि की अपेक्षा कम होगी। जबकि राजकोषीय नीति के क्षेत्र में उपभोक्ता की बचत की धारणा का अन्य प्रयोग यह प्रदर्शित करता है कि अप्रत्यक्ष कर का भार प्रत्यक्ष कर की अपेक्षा अधिक होता है। इसके लिए अनेक अर्थशास्त्रियों का दृढ़ कथन है कि संसाधन के अनुकूलतम आवंटन अथवा सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से अप्रत्यक्ष कर की तुलना में प्रत्यक्ष कर श्रेष्ठ होता है। अब देखिए, अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर का हम अध्ययन करते हैं, दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, तो इसके लिए भी हम अध्ययन करते हैं। चलिए, इसके लिए भी हम नए रेखा चित्र का निर्माण करेंगे। तो देखिए, एस 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 डैश एस डैश मूल बिंदु O X T D Y और P1
P2H, N और M, क्वांटिटी, प्राइस और प्रत्यक्ष कर की अप्रत्यक्ष कर से तुलना। तो रेखा चित्र में या रेखा चित्र से सिद्ध किया गया है कि जो स्थिर लागत उद्योग की स्थिति को प्रदर्शित करती है, मांग तथा पूर्ति वक्र यानी DD तथा SS, DDSS दिए होने पर MP1 कीमत तथा OM संतुलन मात्रा निर्धारित होती है। यह करारोपण के पहले की स्थिति है तथा लोगों के अधिकतम संतोष अथवा कल्याण को प्रदर्शित करती है। अब यदि वस्तु की प्रति इकाई S' के बराबर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है तो पूर्ति वक्र या पूर्ति वक्र ऊपर की ओर S' की स्थिति में विवर्तित हो जाएगा। परिणाम स्वरूप कीमत NP2 तक बढ़ जाएगी तथा इस स्थिति में सरकार द्वारा एकत्रित कर राशि SHP2 यानी SHP2P1 SHP2P1 के बराबर वृद्धि सरकार द्वारा एकत्रित कर राशि SHP2 S1 के बराबर S1 के बराबर होगी, किंतु उपभोक्ता द्वारा उपभोक्ता की बचत में सहन की जाने वाली हानि S'P2P1 S के बराबर होगी। अब यदि सरकार SHP2 S1 के बराबर धनराशि प्रत्यक्ष कर यानी आयकर द्वारा प्राप्त कर लेती है तो लोगों को P2P1H के क्षेत्रफल के बराबर हानि सहन करनी पड़ती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर की तुलना में या अप्रत्यक्ष कर की अपेक्षा कल्याण में कम हानि उत्पन्न करता है। तथापि यह स्मरणीय है कि यह निष्कर्ष इस मान्यता पर आधारित है कि करारोपण के पहले कुल कल्याण अधिकतम है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है एकाधिकारी द्वारा कीमत निर्धारण में महत्व। तो देखिए एकाधिकारी द्वारा कीमत निर्धारण में महत्व क्या है। एकाधिकार के अंतर्गत कीमत निर्धारण में उपभोक्ता की बचत की धारणा बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वविदित है कि एकाधिकारी अपने पदार्थ की कीमत पर नियंत्रण रखता है। इसके अतिरिक्त एकाधिकारी कीमत में भी विभेद कर सकता है। कीमत निर्धारित करते समय एकाधिकारी को उस उपभोक्ता की बचत को ध्यान में रखना पड़ता है जो कि क्रेता वस्तु से प्राप्त कर रहा होता है। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट आता है वस्तुओं के विनिमय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ। तो जो उपभोक्ता की बचत है उसमें चौथा बिंदु है उसके महत्व में कि वस्तुओं के विनिमय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ कैसे होता है। तो देखिए उपभोक्ता की बचत की धारणा स्पष्ट रूप से उस लाभ की या उस लाभ को व्यक्त करती है जिसे लोग वस्तुओं के विनिमय विशेषतया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त करते हैं। यदि एक व्यक्ति खरीदी जाने वाली वस्तु से ठीक उतना ही
तुष्टि गुण प्राप्त करता है, जितना कि वह उसके लिए कीमत भुगतान करता है, तो यह संभव है कि यह विनिमय नहीं होगा, क्योंकि यह क्रेता को लाभ नहीं पहुंचाता है। सामान्यतया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तब किया जाता है जबकि विभिन्न देश उन वस्तुओं का उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करते हैं या विशिष्टीकरण करते हैं, जिनमें उनको अधिक सापेक्ष लाभ होता है। इसके बाद 5वां बिंदु इसमें आता है लागत लाभ विश्लेषण में उपयोग। तो देखिए, आधुनिक युग में किसी विशिष्ट परियोजना में निवेश की वांछनीयता का निर्माण करने के लिए लागत लाभ विश्लेषण बहुत लोकप्रिय हो गया है। यह अवधेय है कि लागत लाभ विश्लेषण में लागत तथा लाभ का अर्थ केवल मौद्रिक लागतों तथा मौद्रिक लाभों से नहीं, वरन संतुष्टि तथा संसाधनों के रूप में वास्तविक लागतों तथा वास्तविक लाभों से होता है। पुल, सड़क, पार्क, बांध इत्यादि से प्राप्त होने वाले प्रत्याशित उपभोक्ता की बचत की मात्रा, जो कि इन परियोजनाओं से प्रवाहित होने वाले महत्वपूर्ण लाभों के रूप में समझा जाता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता की बचत की धारणा एक व्यक्ति तथा एक विशिष्ट वस्तु के संदर्भ में सार्थक तथा लाभप्रद विचार है, किंतु लागत लाभ संगणना पर आधारित निवेश परियोजना के चुनाव जैसी आर्थिक नीतियों के निर्माण के लिए साधन के रूप में उपभोक्ता की बचत की धारणा का प्रयोग करने के लिए विभिन्न आय समूहों से संबंधित विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा परियोजना अथवा वस्तुएं प्राप्त होने वाली उपभोक्ता की बचत के योगीकरण की आवश्यकता होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। आपका किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो आप उस प्रश्न को अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तत्पर तैयार हूं और हमेशा हमेशा आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अगर आप RAS, IAS, IPS, PCS, RAS या नेट, MA, BA, BSc, AG के छात्र हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मैं BSc AG के यानी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का भी पूरा पेपर पढ़ाता हूँ। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, इंडियन इकोनॉमी और मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स, अर्थमिति, इन सभी पेपरों के आपको मेरे इस चैनल पर वीडियो अवश्य ही मिलेंगे। यह अवश्य हो सकता है कि थोड़ी बहुत देर हो जाए आपके समक्ष उन वीडियोज़ को आने में। धन्यवाद।